अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज का वीलॉग शुरू करते हैं एक बैनर से। ये बैनर आप देखिए, इसके ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है अपील का, और ये बैनर लगाया गया है आप पारा इस्लामाबाद में। ये बैनर पाकिस्तान की इस वक्त मुकम्मल कहानी है। आपको पता चलेगा कि ये बैनर क्या बता रहा है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि हम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप पारा मार्केट में बंगाली प्रॉपर्टी में कारोबारी लोग मुकीम हैं, 50 साल से कारोबार कर रहे हैं, इनको बेरोज़गार होने से बचाया जाए। आगे मनजानिब लिख के नंबर लिखा हुआ है। ये है पाकिस्तान की टोटल कहानी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का काम है। ये काम एक ज़िले सतह के छोटे मोटे ऑफिसर का काम है। लेकिन पाकिस्तान के ताजिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि तमाम इख्तियारात इस वक्त आसिम मुनीर साहब के पास हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। लिहाजा कोई भी शख्स कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मांगना चाहता है तो वो आसिम मुनीर से रब्ता करता है। उन्हें लगता है कि स्याह और सफ़ेद के ये मालिक बन चुके हैं, अल्टीमेट पावर इनके पास है। ना सियासतदानों की कोई औकात है, ना ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात है, ना पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई औकात है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है। सिर्फ एक डंडा है जो आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, और वो अपने मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बैनर चीख चीख कर ये कहानी आपको सुना रहा है। ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर अगर कभी ज्यादती हो रही हो तो वो अमेरिकन आर्मी चीफ को कभी कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इंडिया में अगर कोई ज्यादती हो रही हो तो इंडियन आर्मी चीफ को कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इसी तरह नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, ईरान में और दुनिया के किसी भी मुल्क में, गल्फ कंट्रीज में, पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी आपको आर्मी चीफ से कोई अपील नजर नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे के सारे इख्तियार पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से हुआ। कुछ चीजें पहले मैं आपको 27वीं आईनी तरमीम पे बताता हूं, फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक और ड्रोन हमला हुआ। और ये ड्रोन हमला मैं आपको बाद में इसलिए रिपोर्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कबायलियों का खून बहाया जाएगा तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि एक एक्सटेंशन हासिल की है जजों ने भी और आर्मी चीफ ने भी। तवज्जो हटाई जाए इस बात पे कि सदर ने और आर्मी चीफ ने ता हयात इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल कर दिया है। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि सारी जिंदगी मुराद मिलेंगी और पूरा का पूरा निजाम कंट्रोल में रहेगा। तवज्जो हटाई जाए उन बैनुल अक़वामी खबरों से जो छप चुकी हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देता हूं, फैसल वाडा साहब ने बहुत भड़के मारी, बहुत ऊंची ऊंची बोले। वो कितने बहादुर हैं, कितने दलेर हैं, ये मैं जानता हूं। इमरान खान के साथ वो 4 दिन खड़े नहीं हो सके, वो फौरी तौर पे जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। वो अपने मुंह से कहते हैं वो किस कबीले का हिस्सा है। हत्ता कि एक दिन उन्होंने बूट उठाया और चमकता हुआ बूट उठाकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रख दिया, और रख के जनाब उन्होंने कहा जी कि ये औकात है और ये चाट चाट के साफ किया हुआ है। तो ये फैसल वाडा है, वो बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये जो भड़के उन्होंने मारी ना टीवी पे बैठ के जजों के खिलाफ या निजाम के खिलाफ, और ये जो कामयाबी के उन्होंने शादियाने बजाए और मिठाइयां बांटी, याद रखें फैसल वाडा साहब आपने शिकस्त किसको दी है? आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मैंडेट को शिकस्त दी है चंद जर्नैलों के साथ मिलकर। फैसल वाडा साहब आपने पाकिस्तानियों को तकलीफ और दुख दिया है, और आप वहां बैठकर भड़के मार रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। ये वो चीजें जहां पे पंजाब में किसी दूर दराज इलाके में, दही इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई एक पार्टी जीत जाए तो वो ऐसे भड़के मारते हैं दूसरी पार्टी को जो है वो तकलीफ देने के लिए। तो वाडा साहब आपने पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है, मुबारक हो आपको। और आप याद रखिएगा जब पाकिस्तान खड़ा होगा तो आप कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, और फिर आपकी सियासत दफन हो जाएगी हमेशा के लिए। तारीख आपको हमेशा एक टाउट के तौर पे याद रखेगी। इससे ज्यादा आपको क्या याद रखेगी तारीख, जो आप हरकतें कर रहे हैं। अब नाजरीन, ये तो एक जजों को बुरा भला करने का और कहने का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन जरा गौर करें ये जज हैं कौन जिनको बुरा भला कहा जा रहा है। यानी इन्हें बुरा भला कहने का तो जवाब ही कोई नहीं है। सादी बात यह है, ये वही अतर मनल्ला साहब है ना जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को स्टाम्प पेपर पे पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था। भाई ये तो आपके अन्नदाता थे, भाई ये तो आपसे बहुत प्यार करते थे। और यही वो अतर मनल्ला साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया था कि मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मुझे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने वो मामला पेंडिंग कर दिया था, हालांकि ये मुझे बरामद भी करवा सकते थे। ये वही अतर मनल्ला साहब हैं जिन्होंने आधी रात को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो अदालत लगा ली थी कि कोई मार्शल लॉ पता नहीं लगने लगा। तो इनसे तो आप बहुत प्यार करते थे, आप सबको लगता था बड़े शानदार जज है। आज आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वही जज हैं जिन्होंने बड़ी मदद की थी काजी फायज ईसा की। यानी जस्टिस अतर मनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब की बड़ी मदद की थी उनके मुश्किल वक्त में। लेकिन काजी साहब जाते जाते इनके लिए गड्ढे खोद कर गए, और अब इन्हें भी एहसास हुआ इन जज साहिबान को कि ये जो जिस मामले में हो सकता है जानबूझ कर ना किया हो, बिल्कुल मैं ये कहता हूं हो सकता है इन्होंने अच्छी नीयत के साथ किया हो, मैं इनको बदनीयत कभी नहीं कहूंगा। बाद औक़ात आप ऐसी चीज करते हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान के मफाद में मुल्क को आगे बढ़ना, लेकिन आपसे गलती हो जाती है। तो गलती हो गई, इन्होंने जो सपोर्ट की गलत निजाम को। हाइब्रिड निजाम अब नहीं चल सकता। तो जिसका दिल करता है पर्सनल स्पेसिफिक अपनी मर्जी का एक आईनी तरमीम या कानून बनाकर ले आता है। अब नाज़रीन, क्या जजों की तारीख शुरू होने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। जजेस ने इस्तीफा दिया है तो वो क्या करेंगे?
देखिए, इसमें मंसूर अली शाह साहब जो है ना, वो उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग तरह का है। वो पाकिस्तान भर के जजों में, पाकिस्तान भर की अदलिया में, वकला में वो बड़े अपराइट आदमी के तौर पे जाने जाते हैं। उनका चैम्बर भी बड़े बड़े वकील पैदा कर चुका है माजी में। तो मंसूर अली शाह साहब का अपना एक औरा, उनका अपना एक कद है। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो वकला तहरीक को चलाने के मास्टर हैं, वो उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जाहिद कशकोरी साहब ने एक चीज़ रिपोर्ट की है कि अतर मिनुल्लाह साहब ने अप्रोच किया कि अब वो लॉयर्स को गाइड करेंगे एक मूवमेंट शुरू करने के लिए, और कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और एक साबिक वजीर हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं वो, और 7 के करीब को रिटायर्ड जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस भी हैं रिटायर, और बहुत बड़े 11 जो लीडिंग लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या रोल प्ले करती है वो भी उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन मामला ये है कि वकला की तहरीक अगर शुरू होती है तो वो नुक्ता आगाज होती है किसी भी जाबिर और फस्तायत पर मबनी हुक्मरान की हुक्मरानी के खात्मे का। ये नुक्ता आगाज है खात्मे का, अगर तो वकला तहरीक शुरू होती है। मैंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि वकला के ऊपर जितना पैसा खर्च किया गया है वो भी बड़ी तबाही फेरी गई है, बड़ी तबाही फेरी गई है। बहुत पैसा वकला के ऊपर खर्च किया गया। अब देखना यह है कि वकील इस मरतबा पैसे की तरफ देखते हैं या वो ये देखते हैं कि हमें आज़ाद और बेहतर अदलिया चाहिए जिसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जो जजेज हैं उन्हें अब दूसरी अदालतों में भेजा जाएगा। लाहौर को भी जो इंसाफ पसंद जजेज हैं उनसे पाक किया जाएगा ताकि पंजाब में और इस्लामाबाद में मुकम्मल कंट्रोल रहे फस्तायत का, जबर का, जुल्म का, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रहें, कोई पूछने वाला ना हो। तो यहाँ से जो इस्लामाबाद से किया जाएगा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, सरदार एजाज इसाक साहब को, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, जस्टिस बाबर सत्तार, इस तरह के लोगों को निकाला जाएगा अदालतों में से। इसी तरह लाहौर में कोई 10 जजों की लिस्ट है जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से भी निकाला जाएगा ताकि मुकम्मल कंट्रोल किया जा सके पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर और हाई कोर्ट्स के ऊपर स्पेशली। अब इन जजों को फैला दिया जाएगा, किसी को बलूचिस्तान भेज देंगे, किसी को सिंध भेज देंगे, किसी को खैबर पख्तूनख्वा भेज देंगे ताकि निज़ाम को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में लिया जा सके। हो सकता है इनमें से कुछ जजेस इस्तीफा भी दे दें। नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और देखें कुछ लोग अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन दलील से बात करनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने ये जो खबरें दी है ना 27वीं आईनी तरमीम की, वो उन्होंने उनकी तहरीरों में से एक खुशी झलक रही थी, जैसे उन्होंने इसको बड़ा सेलिब्रेट किया है और वो बड़े महजूज हो रहे हैं। यानी 27वीं आईनी तरमीम पे जो लोग बड़े महजूज हुए, जिन्होंने बड़ा इंजॉय किया कि बहुत अच्छा हो गया उनमें, और जिनको पहले एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया था कि हमने ये काम करना है। अंसार अब्बासी साहब वो आदमी है जिन्होंने पहले बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहले से आगाह किया होता कि ये सारे काम हमने करने हैं तो ग्राउंड बनाई जाए। तो वो सारे काम एस्टेब्लिशमेंट ने किए। अब वो कह रहे हैं जी मेरा क्रेडिट है, मेरी ये खबर है। ये खबर नहीं है, ये जुल्म और फस्तायत की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी, ये जबर की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी, ये अदलिया की तदफीन की और आइन का बेड़ा गर्क करने की अनाउंसमेंट है जो आपने पहले की थी और उनके कहने पे की थी जिन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया है। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का बहुत है, बस सिर्फ और कुछ नहीं है, वही इनसे ये सारा कुछ करवाता है और लगातार करवाता चला आ रहा है। आलमी मीडिया में जो खबरें आई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इदारिया में एक बात की तंबीह भी की। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रवैये और पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान का हाल मिस्र जैसा हो सकता है, जहां फौज की बालादस्ती तो है मगर मईशत और मुआशरा जमूद का शिकार है, बर्बादी का शिकार। इसी तरह अगर आप बैनुल अक़वामी अखबारात देखें तो दुनिया भर का जो मीडिया है वो इसको आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा पावर्स देने के तौर पे रिपोर्ट कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ गेट्स एक्सपेंडेड पावर्स एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, कि बहुत ज़्यादा ताकतें उनको मिल गई हैं और उनको सारी ज़िंदगी के लिए एक इस्तिस्ना भी मिल गया है। ये पूरी दुनिया में कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आप अरब न्यूज़ पे जाएं, ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं। द गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। यानी ये तो बहुत ताकतवर हो गए ना, तो आर्मी चीफ को इतनी ताकत देने का मकसद क्या है? यानी आप नए हथियार ले देते हैं फौज को, उससे फौज ताकतवर होती है। आर्मी चीफ को इम्यूनिटी देने का मतलब यह है कि अब शायद मौजूदा आर्मी चीफ को यह लगता है कि जैसे एक फौज के अंदर पुरानी एक रवायत आ रही है कि वो अपने रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को कुछ भी नहीं होने देते, शायद वो रवायत टूट जाए आसिम मुनीर के मामले में। और कल साबिर शाकिर भाई एक क्लेम कर रहे थे कि शायद इनका ये वो सिपा सलार हों जिनका कोर्ट मार्शल गालिबन हो जाए, इस तरह वो बात कर रहे थे। तो मुमकिन है ये हो जाए, क्योंकि साबिर भाई ने बड़ा लंबा अरसा एस्टेब्लिशमेंट को कवर किया है, वो जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये जो एक बड़ी पावर हासिल की है, यानी 8 साल का टेन्योर हो जाएगा जो इन्होंने अपने आप का सिस्टम इन्होंने बनाया, और अगर उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेते हैं तो 13 साल का हो जाएगा। लेकिन यहां किसी ने कल नहीं देखी, आज की रात नहीं देखी, कल की सुबह नहीं देखी, तो वो कैसे ये कह सकता है कि वो इतना लंबा टाइम निकालेगा? ये तो मेरा रब जानता है कि कौन कहां रहेगा और कितना लंबा टाइम निकालेगा। नाज़रीन, एक खौफनाक इंसिडेंट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, MNA इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जो वहाँ के मकामी हैं, जो लोग गए और जाकर वो मिले जख्मियों से, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 ड्रोन हमले, कुछ लोगों का ये दावा कि 2 ड्रोन हमले हुए। एक तो गंडापुर साहब का एक सोशल मीडिया की टीम के एक रुकन है, उन्होंने कहा जी कि ज़िला बाचोड़ में और ज़िला खैबर में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए,
और उन्होंने मस्जिद का भी बताया कि मस्जिद के अंदर भी ड्रोन हमला हुआ है। तो ये 2 ड्रोन हमले जिला खैबर में और बाजोड़ में रिपोर्ट हुए। और उसके बाद मेरे सामने ये एक और इंफॉर्मेशन है और ये बता रही है, हरमीत सिंह ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिला खैबर की वादी तीरा शलोबर में शादी की खुशियां खौफ में बदल गई और तबाही में बदल गई जब एक मुबजरा ड्रोन हमले, यानी ड्रोन के जरिए से आप गोला फायर किया जाता है ना, वो माटर भी बाद का ड्रोन से फायर होता है गोला, तो ऊपर से गिरने वाले गोले ने वलीमे की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन डेडेक खैबर अब्दुल गनी अफरीदी ने वाकई की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने तमाम जख्मियों की फर्दन फर्दन अयादत की है। अस्पताल इंतजामिया को कहा कि कोई कोताही ना की जाए, इनका इलाज किया जाए अच्छे तरीके से। और उनके मुताबिक ऐसे वाकयात पूरे कबायली इलाके को दोबारा खौफ की लहर में धकेल देते हैं। और नाज़रीन याद रखिएगा, ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में एक जरगा हुआ और जरगे से वापस जाते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 लोगों को अगवा भी किया गया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ की गवर्नमेंट ये इसको फेस कर रही है, वहाँ के जो कबायली हैं वो इसको फेस कर रहे हैं। इस पर जो है वो एक असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया है शदीद किस्म का, फ्लोर पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीब पर आज आपने फिर ड्रोन हमला किया है। 2 रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जरगा हुआ और उसके फैसलों को आप नहीं मान रहे। क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी समझते भी हैं? ये बड़ा सवाल किया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके ऊपर एक FIR दर्ज की जाए इस हमले में और नॉमिनेट किया जाए जो लोग इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। नाज़रीन कुछ बड़े फैसले किए हैं सुहेल अफरीदी ने, और यही वो फैसले हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन तवज्जो हटाने की पॉलिसी तो है, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बताया कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सबसे अहम करारदाद एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुताल्लिक है। ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स है, ये वो कानून है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज मिलिट्री ऑपरेशंस करती है। ये कानून खत्म हो जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करने का फौज का जो लीगल कवर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उनके पास वो इम्यूनिटी या इस्तिस्ना वहां पे नहीं रहेगा। तो उसके बाद वो मजबूर होंगे कि जब जब उन्हें हुकूमत बुलाएगी, जब जब उन्हें हुकूमत इजाजत देगी या तलब करेगी, तभी आकर वो एक्शन ले सकेंगे, अदरवाइज वो एक्शन नहीं ले सकेंगे। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए खत्म करेंगे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। फिर 9 में ही रेडियो पाकिस्तान हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा और तमाम शवाहिद CCTV फुटेज समेत उसके अंदर जमा करवाए जाएंगे और काबीना को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी कमीशन की जानिब से। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की सुहेल अफरीदी ने, ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया कि सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। अब इसमें जो है वो हदायत जारी कर दी वज़ीर आला ने। मुजम्मल असलम बताते हैं कि उन्हें यह टास्क दिया गया कि सूद के निज़ाम के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाए। सूद का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये जंग के मुतरादिफ है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और इंशाअल्लाह सूबे को सूद के नासूर से पाक करेंगे। ये सुहेल अफरीदी ने काबीना के इजलास में गुफ्तगू की है। अच्छा, ये अब एक बड़ी एक्टिविटी है पाकिस्तान में। अगर ये होती है तो फिर बाकी सूबों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि सूद के मामले में पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है वो भी बड़े हसास हैं। इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते रहते हैं। नाज़रीन ने जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वादे के ऐन मुताबिक अब पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। बंदे तो उन्होंने अपने पूरे कर लिए थे, तो अब वो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना लेंगे और इसके लिए फैसल राठौर को नामजद भी कर दिया फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनाने के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 14 नवंबर तक ये 27वीं आईनी तरमीम पर हर हाल में काम मुकम्मल किया जाएगा और इतनी देर में ये अस्करी तंजीम आई भी, इसके ऊपर काम मुकम्मल भी हो गया। देखें, इतने अरसे में तो किसी तरमीम के जो बुनियादी खदोखाल है ना, वही तय नहीं होते। ये तय नहीं होता कि ये तरमीम होनी कैसे है, करनी कैसे कर दी, किस तरीके से होगी, कौन कौन सी, इसकी डिस्कशन तरमीम की कई कई महीनों तक चलती है। यहाँ पे तरमीम अचानक टक करके आती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मंजूर होती है और वो गई, किसी को समझ भी नहीं आई क्या है। और तरमीम आने के बाद लोग उसकी शिकायत पढ़ रहे हैं कि जनाब इसके अंदर क्या है। बहुत सारे लोग बेचारे तजिया नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हमारे सामने कोई तरमीम आएगी तो हम इस पर बात करेंगे ना। तो ये तो अंडरस्टूड था कि तरमीम ने करना क्या है, कि आर्मी चीफ को ताकत देनी है, तरमीम ने एक्चुअली तो ये करना है। दूसरा, अदलिया को मुकम्मल कंट्रोल करना है, ये भी होना था, वो भी हो गया। तीसरा, हुकूमत को, जो नाजायज हुकूमत है उसको आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर तरमीम में किसी को क्या मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखें ना, तरमीम के बाद बदला क्या पाकिस्तान में। नंबर 1 चीज जो बदल गई वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेशुमार इख्तियारात हासिल कर लिए। नंबर 2, पाकिस्तान की अदलिया हमेशा के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मुकम्मल तौर पर ताबे हो गई। नंबर 3, जो जरदारी ने उम्र भर का एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया आइन में। नंबर 4, जाली हुकूमत को टूल देने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया। ये चीजें हासिल की ना तरमीम से, लेकिन इस तरमीम से आम आदमी को क्या मिला, क्या फायदा हुआ? फर्ज करें क्या कोई शख्स पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से ऊपर आया इस तरमीम के बाद?
आधे के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बच्चों की तालीम और सेहत में कोई फर्क पड़ा? क्या पाकिस्तान में नाइंसाफी बंद हुई इस तरमीम के बाद? क्या महंगाई में कोई कमी होने जा रही है इस तरमीम के बाद? क्या पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत इस तरमीम के बाद बेहतर होने जा रही है? क्या सरमायाकार और सयाह भागे भागे पाकिस्तान का रुख करेंगे? अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा और ना होगा इस तरमीम के बाद। क्या रोजगार की सूरत हाल बेहतर होगी? कोई नहीं। देखिए ये अपनी तरमीम पे कैसे अमल दरामद करते हैं। कभी ना आप आइन को पढ़ें। आइन के जो पहले 40 आर्टिकल है ना, वो पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानियों के हुकूक के बारे में, जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आइन, आम पाकिस्तानियों को जो हुकूक देता है हर शहरी को, उसके बारे में आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं। आप उन्हें कभी पढ़ें। उनके ऊपर तो आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन बने हुए लगभग 50 साल से जायद हो गए। 73 में आइन बना था, 2023 में 50 साल हो गए। 50 साल हो गए एक आइन को बने हुए, और आज तक जो उसका हिस्सा आम आदमी से मुताल्लिक है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन आप गौर करें कि एक आईनी तरमीम को हुए अभी 12 घंटे मुकम्मल नहीं हुए और फौरी तौर पे आईनी अदालत के जजों से हलफ भी ले लिया गया। अशराफिया अपने लिए कितनी रफ्तार से काम करती है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये आपके सगे कभी नहीं हो सकते। आपको अपना हक खुद लेना पड़ेगा, और एक दिन आप लेंगे। मैं जानता हूं हर एक की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, और इस अंधेरे से बहुत बड़ी रोशनी निकलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने